नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। हमारे देश में अपनी आलोचना करने का फैशन कुछ ज़्यादा ही अब बढ़ गया है। अपनी गलती हो उसकी आलोचना करना, आत्मालोचना करना, उसका आत्मविश्लेषण करना, उसमें सुधार करना, ये समझ में आता है। लेकिन आजकल बिना सोचे भी स्वयं को गालियां देना, स्वयं को अपमानित करना, कहीं कुछ हो जाए तो स्वयं का दोष ढूंढना, ये एक इस प्रकार की प्रकृति हमारी सामूहिक रूप से बन गई है जिसमें कोई सही निष्कर्ष निकालना कठिन हो गया है। नेपाल के भूकंप आपदा में हमारी राहत को लेकर के भी कुछ ऐसी ही चीजें हो रही हैं। अब नेपाल में कुछ लोगों ने जैसे ही गो इंडिया गो का नारा लगाया नहीं कि हमारे देश में टिप्पणी शुरू हो गई कि भारतीय टेलीविजन मीडिया ने वहां जिस ढंग से बचकानी हरकतें की, जिस ढंग से उन्होंने असंवेदनशील भूमिका निभाई, जिस ढंग से उन्होंने एक प्रकार से नेपाली लोगों को अपमानित किया है, उससे वहां लोगों में गुस्सा है और इसलिए उनके खिलाफ जो है वो भड़क रहे हैं, उनको निकालना चाहते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे सतही जो उनके विश्लेषण होते हैं, सतही समाचार आते हैं, सनसनीखेज पैदा करने के जो उनके संस्कार हैं, टीआरपी की होड़ में जो वास्तविक खबरें हैं, जो मनुष्य के कल्याण की दृष्टि से वो जो खबरें हैं वो सब छूटती हैं, उनकी आलोचना हम करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन नेपाल में अगर कोई ये कहे कि मीडिया ने केवल गलत ही भूमिका निभाई तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेपाल में हमारी मीडिया ने, ठीक है कि कुछ हमारे एयरफोर्स के साथ जाकर के कुछ ऐसी रिपोर्टें दिखाई हों जो शायद दिखानी नहीं चाहिए थी, या ये भी संभव है कि उसमें कुछ अप्रासंगिक चीजें हमारे सामने आ गई हों, लेकिन सामूहिक रूप से नेपाल में मीडिया की भूमिका असंवेदनशील थी, नेपाल के लोगों का अपमान करने वाली थी, पत्रकारिता के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली थी। इसको किसी सूरत में मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, जबकि मैं स्वयं अपनी मीडिया का घोर आलोचक हूं। अब नेपाल के कुछ लोगों ने लिख दिया कि केवल भारतीय मीडिया ही नहीं, जो भी हमारी संप्रभुता पर प्रश्न उठाएगा, उल्लंघन करेगा, वो सब हमारे दुश्मन है, यहां से बाहर जाए। असल में ये निशाना दूसरे देश की मीडिया नहीं थी, उनका निशाना भारत ही था। इसको समझना पड़ेगा हमारे देश के लोगों को। लेकिन नेपाल के उन लोगों से जरा पूछना चाहूंगा कि भैया तुम्हारी संप्रभुता का उल्लंघन कहां से हो गया? हर चीज में आपकी संप्रभुता का उल्लंघन कहां से हो गया? और जो लोग हमारे देश में आलोचना कर रहे हैं वो ये क्यों भूल रहे हैं कि मीडिया की आलोचना के पहले तो हमारे देश की जो वायुसेना और हमारे देश का जो आपदा राहत प्रबंधन दल है, जो कि एनडीआरएफ है, उसकी वहां आलोचना हुई। उसको देश छोड़ने के लिए कहा गया। एक पूरी की पूरी ट्रेन जो बिहार से लगने वाली वीरगंज सीमा के पास रक्सौल पहुंची, वहां से सामान जाना था, उस ट्रेन के सामान को यह कह करके कि इसमें जूठे भोजन है और पुराने कपड़े हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, बाहर फेंक दिया गया। क्या नेपाल को अपना भाई बहन, अपना खून मानने वाले उन लोगों का अपमान नहीं है जिन्होंने गांव गांव घूम करके उनकी सहायता के लिए वो चीजें एकत्रित की थी? क्या नेपाल के अधिकारियों के अंदर भारत को लेकर के इतनी संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए थी? तो आपको अगर नेपाल में इस स्थिति को ठीक से समझना है तो इसको इसके सही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, इसके उन कारणों को देखना पड़ेगा और सबको मिला के समझना पड़ेगा कि ऐसा वहां क्यों हो रहा है। इतनी बड़ी आपदा के बाद सबसे पहला भारत देश था जिसने की अपनी टीम को वहां भेजा पहुंचने वाला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की पीड़ा को अपनी पीड़ा कहा। भारत की भारत के मंत्रिमंडल की ही नहीं, इनसे संबंधित सारी टीमों की बैठ के वो उसी तरह करते रहे 4 दिनों तक जिस तरह अपने देश में आई हुई राहत आपदा के समय होता है। यहां से टनों राहत सामग्री भेजी गई, जो संभव था नेपाल की मदद की गई। हमारी सेना ने जगह जगह जो है छोटे छोटे अस्थायी अस्पताल शिविर बनाए, एक 35 बेड का अस्पताल तक बनाया और सुदूर गांव तक भी गए हैं वो। लेकिन
समस्या ये है कि नेपाल में अभी भी उसकी सेना में, उसके प्रशासन में, उसकी राजनीति में और उसके जो बौद्धिक वर्ग है, वहां की मीडिया है, उसमें अभी भी भारत के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि कितना भी निकालने की कोशिश करो, समय समय वो जहर जो है फूट पड़ता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जिस ढंग से दक्षिण के सारे नेताओं को बुलाया, सबको बराबर सम्मान दिया, उसमें नेपाल के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। अपनी 2 बार की नेपाल यात्रा में उन्होंने वहां के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की। आप हमारे हैं, आप अपने हैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन अभी भी वह जहर पूरी तरह कटा नहीं है। नेपाल की सेना ने अपने वहां के गृह विभाग को कहा कि अब हमको किसी बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं, हम खुद संभाल लेंगे। अब आप ध्यान रखिए, केवल भारत की मीडिया और भारत का राहत दल वहां नहीं है, करीब 25 देशों के राहत दल वहां हैं। इस अन्य देशों की मीडिया भी है। यह संभव है कि मीडिया अपने कवरेज में उन देशों की राहत कार्यों को ज्यादा प्राथमिकता देता होगा, दिखाता होगा, यह संभव है। लेकिन इसके आधार पर यह कह देना कि ये नेपाल का अपमान कर रहे हैं, वहां की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये तो नेपाल के उन लोगों के आत्महीनता को प्रदर्शित करता है। इस समय नेपाल भारी विपदा में है, इस समय कड़े शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, लेकिन नेपाल के इन भारत विरोधियों को समझना होगा कि भैया ऐसी बड़ी आपदा से निपटने की क्षमता आपके पास नहीं है। दुनिया का आपको सहयोग चाहिए और उस दुनिया में भारत भी शामिल है। भारत आपका सबसे निकटतम पड़ोसी है, सबसे ज्यादा लोग भारत के आपके यहाँ रहते हैं, आपके सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहते हैं। हम जितनी जल्दी आपके यहाँ पहुंचेंगे और जितने दिल से, जितने संवेदनशीलता से आपको परिवार मानकर पहुंचेंगे, वैसा दूसरा नहीं कर सकता है। तो आप लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब नेपाल की आर्मी ने बयान यह दे दिया कि भारतीय सेना काम से ज्यादा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहां के कुछ माओवादियों ने, खासकर एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने तो प्रचार शुरू कर दिया कि भारत केवल अपने लोगों को बचा रहा है। अरे भैया, अगर नेपाल में भारतीय हैं जिनको वहां से बचा के बाहर निकालना आवश्यक है, तो वो काम तो हमको करना ही पड़ेगा ना। भारत ने अनेक देशों के लोगों को निकाला है, भारतीयों को भी वहां से बचा करके निकाला है, ये भी उसकी जिम्मेवारी थी। लेकिन इसको भी आपने ऐसा बना दिया जैसे भारत वहां श्रेय ले रहा है, भारत वहां अपने लोगों को बचा रहा है, वहां नेपाल के लिए काम ही नहीं कर रहा है। तो क्या हमारी सेना वहां घास छीलने गई थी? भारत की हमारी वायु सेना, हमारी एनडीआरएफ इतनी अनुशासित है कि उसने पूरी तरह नेपाली सेना के नेतृत्व में काम किया। जहां दिक्कत हुई वहां नेपाली सेना को समझाने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास अनुभव है, इनके पास ज्यादा ट्रेनिंग है, इनके पास विशेषज्ञता है, इनके पास स्किल है। लेकिन वो ये जताने के लिए नहीं था कि आपके पास कुछ नहीं है कि आप हीन ग्रंथी हो जाओ, ये जताने के लिए था कि बेहतर से बेहतर हम काम कर सकें, हमारे बीच बेहतर तालमेल हो। लेकिन नेपाली सेना के व्यवहार से ये तालमेल ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था और इसके परिणाम हुए कि सुदूर क्षेत्रों में जितनी जल्दी राहत और बचाव का काम होना चाहिए नहीं हुआ। तो इसलिए वो मीडिया के खिलाफ जो लोग आग उगल रहे हैं, वो हमारी सेना के खिलाफ क्यों है, भारत की राहत सामग्री क्यों फेंक रहे हैं, और वो एनडीआरएफ के विरुद्ध क्यों है। और आप सब जानते हैं कि अंत में भारत को यह बयान देना पड़ा वहां की सेना, वहां जो हमारी सेना की दल है, कि नेपाल जब तक चाहेगा तब तक हम यहाँ राहत बचाव कार्य करते रहेंगे। यह एक शालीन वक्तव्य था। हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने और हमारे देश के नागरिकों ने और यहां तक कि हमारी मीडिया ने भी नेपाल के प्रति इस स्थिति में पूरी शालीनता, पूरी मर्यादा अपनी भाषा में बरती है। कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, उनकी बातों का कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया है, जबकि लोगों के अंदर गुस्सा भरे थे। जिस ढंग से सामान सब वीरगंज में फेंक दिए गए, उनसे वो गुस्सा भरे थे। तो ये जो नेपाल के अंदर एक भारत विरोधी भाव पहले से पनपा हुआ है, भारत के बनाए हुए कॉलेज में वहां पढ़ाई होगी, लेकिन कहा जाएगा कि भारत का मंसूबा विस्तारवादी है।
ये नेपाल पर कब्जा करना चाहता है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मेरा एक कार्यक्रम काठमांडू में था, वैसे मेरे अनेक कार्यक्रम हुए। उस कार्यक्रम में एक सज्जन ने मेरे बोलने के पहले ज्यादातर मेरे और भारत पर ही हमला किया। कहा कि आप यहां आए क्यों हैं, आप ही हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे। भारत ये न सोचे कि हम उसकी कृपा पर हैं और वो यहां हस्तक्षेप करेगा, जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। फिर मुझे उनके अनुसार उत्तर देना पड़ा कि भैया आप जो भी मानो, हम तो आपको अपना भाई मानते हैं। आपकी समस्या बेहतर तरीके से निपटे, नेपाल के लोग शांति से रहे, भाईचारे से रहे, मधेसियों में और यहाँ के पहाड़ियों में एक एकता कायम हो, ये इसके लिए हम यहाँ आए हैं और हम आते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आप एक छोटे देश होने की जो आपकी हीन ग्रंथि है उससे आप बाहर निकलिए, लेकिन नेपाल अभी तक उस हीन ग्रंथि से बाहर नहीं निकल पा रहा है। भारत विरोधी भाव उसी की परिणति है। वो जब भी कोई बात होती है उनकी संप्रभुता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। अरे नेपाल की संप्रभुता पर हम क्यों प्रश्न उठाएं? वो एक स्वतंत्र देश है, हमारा निकटतम पड़ोसी है, हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, हम इसलिए निकट मानते हैं उनके। और क्या नेपाल ये कहेगा कि भारत के बगैर उनका काम चल जाएगा? और अभी तो राहत बचाव है, अभी तो वहां पुनर्वास के काम में भारी खर्च, भारी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। हम ये तो मानते हैं कि काठमांडू एयरपोर्ट पर कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये कहना कि विदेशी राहत दल हमारा देश छोड़ दें, सेना का प्रस्ताव भेजना और गृह मंत्रालय को की ओर से ये कह देना कि अब हमको जरूरत नहीं है, ये जरूर उनका आत्मघाती रवैया है और ये एक प्रकार से आपत्तिजनक भी है। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम इस क्षेत्र के सबसे बड़े देश हैं, हमारी ओर सब संदेह की नजर से देखते हैं। अगर हम सहायता न करें तो दुनिया कहेगी कि भारत जो है ने सहायता नहीं किया। अगर हम सहायता जरा जोर शोर से करते हैं तो फिर ये होने लगता है कि भारत अपना प्रभाव जमाना चाहता है, फिर संप्रभुता का प्रश्न उठता है, फिर वहां की सेना को लगता है हमको तो श्रेय मिल ही नहीं रहा है, हमको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो हमारे सामने, भारत के सामने ये संकट है और ये रहेगा। लेकिन हम अपने दायित्व से च्युत नहीं हो सकते हैं। हमको काम करना है, मिला जुला के काम करना है। बाहर के किसी दूसरे देश का वहां हस्तक्षेप हो जाए यह भी हमारे हित में नहीं है। लेकिन नेपाल के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भैया आप इस ढंग से भारत को खलनायक न बनाएं, यहाँ की मीडिया को खलनायक न बनाएं। ऐसे आपदा के समय मीडिया के स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, नियम है, उसके तहत मीडिया जाती है। आप गो मीडिया गो कहेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। वो वहां अपनी जिम्मेवारी अपने तरीके से काम करेगा। उसकी रिपोर्टिंग में कुछ दोषें हो सकती हैं, लेकिन उसका भी दायित्व तो अपने देश की जनता के प्रति, दुनिया के प्रति है और वो करता रहेगा। इसलिए नेपाल में जो पूरा भारत विरोधी इस समय वातावरण बनाया गया है, इतना करने के बावजूद वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने सबसे ज्यादा सामग्री वहां भेजी है और केवल भारत सरकार ने नहीं, भारत के अनेक एनजीओ ने, संस्थाओं ने, कॉरपोरेट्स ने, बैंक्स ने, फिक्की ने, एसोचैम ने, यहां तक कि स्वामी रामदेव का इतना बड़ा शिविर जहां कई हजार लोग उस भूकंप के बाद रहते रहे। और आपको 5 दिन के अंदर ही ये पता चल गया कि अब कहीं भी किसी के बचे होने का अनुमान नहीं है, संभावना नहीं है। इसलिए राहत दल वापस चले जाए, क्योंकि आपके अंदर एक जलन पैदा हो गई कि भारतीय श्रेय ले जा रहे हैं। अरे श्रेय कौन ले जा रहे हैं? इससे ज्यादा चिंता तो आपको होनी चाहिए कि इस समय हमारे लोग बचे कैसे, हमारे लोगों की सेवा शुश्रूषा कैसे हो, इनका पुनर्वास कैसे हो, इनकी राहत सामग्री इनको कैसे ठीक से मिले। और उसमें भारत के लोग आपकी ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि भारत नेपाल के गली गली से यहाँ के लोग परिचित हैं। अब नेपाल के लोगों को मालूम नहीं है कि भारत में जगह जगह यहाँ के वेबसाइट पर, यहाँ जो है व्हाट्सएप पर नेपाल संपर्क अभियान चलाया जा रहा है जगह जगह, और वहां से सामग्रियां वसूली जा रही है। ये एक भाव है नेपाल के प्रति भारत में कि नेपाल को हमको बचाना है। अगर इस भाव का नेपाल की सेना, वहां के प्रशासन, वहां के नेता अगर इसका सम्मान नहीं करते हैं तो इस क्षेत्र के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। हम लोग ऐसा जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम मानते हैं कि नेपाल के अंदर कुछ दुर्भावनाएं,
कुछ गलतफहमियां भरी हैं, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन भारत के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आप इस ढंग से चीजों को मत लीजिए कि अगर वह मीडिया के खिलाफ वातावरण है तो वो केवल वो मीडिया के दोष से पैदा हो गया है। वो दरअसल लंबे समय से भारत के विरुद्ध पल रहे विद्वेष का प्रकटीकरण है। वहां नेपाल में एक समय ऐसा था कि नेताओं के लिए लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा अस्त्र होता था कि कितना भारत विरोधी आप आक्रामक होकर बोल सकते हो। अब थोड़ी बहुत इसमें कमी आई है, लेकिन एक गई नहीं है। वहां दूसरे देशों की शक्तियां भी वहां सक्रिय हैं और वो भी नेपाल के अंदर भारत विरोधी भावनाएं भड़काते रहते हैं। और इस भारत विरोधी भावना का ही परिणाम है मीडिया की इतनी आलोचना, भारतीय मीडिया का, उसको बाहर जाने के लिए कहना, हमारी सेना को, हमारे एनडीआरएफ को वापस आने के लिए कहना, राहत बचाव कर्मी की जरूरत नहीं होने के लिए कहना और हमारी सामग्री को फेंक देना। यद्यपि यह स्वीकार नहीं है, यद्यपि आपत्तिजनक भी है, लेकिन फिर भी नेपाल इस समय विपदा में है। इसलिए हम लोग किसी प्रकार के कड़े शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमको इस सच को समझ के ही नेपाल के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए।